अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Beta, today we will discuss the AC generator. So far we were studying EMI, that's electromagnetic induction. Now on the basis of that electromagnetic induction we will actually study a practical example of that EMI in the form of AC generator. अब AC generator क्या है? सिंपल में एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है, एक डिवाइस है जो एक्चुअली विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. हालांकि अगर आप जनरेटर को देखोगे तो ये मिसनोमर है, ये जो टर्म वर्ड जनरेटर है ना, इट इज़ अ मिसनोमर बिकॉज ये जनरेट वहाँ पे कुछ नहीं करता है. इट जनरेट्स नथिंग, इट सिंपली रादर हम इसको कन्वर्टर कह सकते हैं बिकॉज इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको ऑल्टरनेटर भी कहा जाता है, इसको एसी डायनामो भी कहा जाता है, या एसी जनरेटर दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, दैट्स एसी डायनामो. सो देयरफॉर क्या है, सिंपली वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. नाउ जो बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग दिस जनरेटर इज, दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल. अगर हम देखेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल वही है जो आपने एक्चुअली पढ़ा है. The basic principle underlying the electromagnetic this AC generator is electromagnetic induction. It works on the principle of electromagnetic induction. ठीक है ना. तो it is based on principle of electromagnetic induction. That is जब एक coil rotate होती है ना about an axis perpendicular to the direction of magnetic field, एक induced EMF उसमें generate होता है. वो आपने already actually study किया है कि अगर एक coil को हम rotate करेंगे magnetic field में, उसको घुमाएंगे तो इसका जो magnetic flux है तो वो तो automatically change हो जाएगा. ठीक है ना. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज हो जाएंगी तो उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट उसमें जनरेट होता है और उसकी डायरेक्शन एक्चुअली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमने निकाली थी और निकाल भी सकते हैं यहाँ पे. तो देयरफॉर व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग एसी जनरेटर, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वो क्या है, सिंपली जब एक कॉइल रोटेट करेगी इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो रोटेट करने की वजह से उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है फैराडेज लॉ. तो देयरफॉर उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे जनरेट होगा या इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे जनरेट होगा. ठीक है ना. तो एक्चुअली क्वाइट सिंपल था, उसका जो प्रिंसिपल है ये क्वाइट सिंपल है. उसके बाद एक्चुअली आमतौर पर हमने देखा है एसी जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट रिमेंबर बाय वर्चू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यानी अब हम कह सकते हैं कि नो डाउट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट बाय वर्चू ऑफ किसकी मदद से, बाय वर्चू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है ना. तो देयरफॉर दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल व्हिच वाज अंडरलाइंग द एसी जनरेटर. नाउ अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे तो जो मेन पार्ट्स है इसके, जो मेन हम कहेंगे इक्विपमेंट्स, मेन पार्ट्स एसी जनरेटर के, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. उसमें जो पहला पार्ट हम स्टडी करेंगे दैट विल बी आर्मेचर, या इसको आर्मेचर कॉइल भी कहते हैं, आर्मेचर. ठीक है ना. आर्मेचर क्या है, ये जो बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल, यहाँ पे नाम मैंने भी दिया है इसको ABCD. It is a rectangular coil ABCD consisting of large number of turns of insulated copper wire which is wound over a soft iron core. यानी बीच में एक कोर होता है, उस कोर पे इसको वाउंड किया जाता है. यानी आर्मेचर किसको हम कहते हैं, सिंपली ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, कॉपर की बनी हुई इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसको वाउंड किया जाता है किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे, उसको वाउंड किया जाता है. उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को आर्मेचर कहते हैं. ये याद रखना, इतना सॉफ्ट आयरन कोर हम इसलिए इंक्रीज यूज करते हैं बिकॉज उससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, तभी हम उसको एक्चुअली वहाँ पे इस कोर को यूज़ करते हैं. ठीक है ना. इसको लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर भी कहते हैं. तो अब ये कॉइल जो है ना ये रोटेट कर सकती है अपनी एक्सीज के इर्द गिर्द, ये वहाँ पे बंधी हुई नहीं होती है क्योंकि इसके साथ हम कनेक्ट एक शाफ्ट, अभी मैं एक डायग्राम और दिखाऊंगा जिससे हम एक्चुअली कनेक्ट एक शाफ्ट के साथ कर सकते हैं. जैसे आप घर में खींचते हो ना जनरेटर को, जैसे आप खींचते हैं हम उस रस्सी से, एक्चुअली वो वही शाफ्ट होता है जो उसको घुमाता है, तो इट कैन एक्चुअली मूव. तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका आर्मेचर. नंबर सेकंड और द फील्ड मैग्नेट, या इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज यूजुअली स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होता है हैविंग कनकेव पोल्स. यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कनकेव भी बनाया है, हैविंग कनकेव पोल्स
जो आर्मेचर है ना वो एक्चुअली रोटेट करती है बिटवीन दीज टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, सो दैट दे एक्सीज, जो एक्सीज ऑफ दिस आर्मेचर, यानी वो एक्सीज जिसके इर्द गिर्द एक्चुअली आर्मेचर मूव करेगी, सो दैट दैट एक्सीज ऑफ द आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइनस। ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर फिर से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आप इस तरह भी कह सकते हो, दो पोल्स के दो पोल पीसेज होते हैं वहां पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के। तो देयरफॉर व्हाट इज दिस फील्ड मैग्नेट, सो देयरफॉर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है जिसके पास कनकेव शेप्ड मैग्नेट होता है, और आर्मेचर कॉइल इन्हीं दो पोल, इसी परमानेंट मैग्नेट या इन्हीं दो पोल्स के दरमियान क्या करती है, मूव करती है, सच दैट द एक्सीज ऑफ दिस आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। शायद डायग्राम एक और मैंने बनाई थी, नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद थर्ड पार्ट है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, तो स्लिप रिंग्स क्या एक्चुअली होता है, दीज ब्रास की बनी हुई रिंग्स होती है, यानी ये जो आर्मेचर कॉइल होते हैं ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लीड्स यहाँ से निकलती है, जो कनेक्शन एट द एंड पार्ट ऑफ दिस आर्मेचर कॉइल, दैट्स द लीड्स फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द आर्मेचर, दे आर कनेक्टेड टू टू रिंग्स। यहाँ पे मैंने एक रेड से बनी हुई है, एक यहाँ पे मैंने इसी ब्लू पेन से बनाई हुई है, दे आर कनेक्टेड टू टू रिंग्स। ठीक है ना। तो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट लीड्स फ्रॉम द टू एंड पार्ट्स ऑफ द आर्मेचर। ठीक है ना। they are connected to two rings R1 and R2 separately. These rings help to provide movable contact. तभी उनको स्लिप रिंग्स कहते हैं, बिकॉज ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हमें प्रोवाइड करता है। एंड आया समझ में। सो देयरफॉर दिस इज फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस द मूवेबल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है ना। जैसे ही आर्मेचर कॉइल एक्चुअली रोटेट करेगी ना, क्योंकि उसके साथ जो लीड्स यहाँ से जो कनेक्शन आ रहे हैं वो भी रोटेट करेंगे। अब वो दोनों कनेक्शन स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो बीच में स्लिप रिंग्स भी उसी के साथ रोटेट करेंगे अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। तो जैसे आर्मेचर मूव करेगा तो स्लिप रिंग्स भी मूव करेंगे। ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या है, स्लिप रिंग्स आपके पास दो एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल कनेक्ट किया जाता है, दो ब्रास स्लिप रिंग्स से R1 R2। तो दीज रिंग्स रोटेट करती है जब हमारा आर्मेचर भी रोटेट करता है। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 हो गया ब्रशेस। कार्बन के बने हुए होते हैं ब्रशेस, फ्लेक्सिबल मेटेलिक पीसेस होते हैं, यूजुअली मेड अप ऑफ कार्बन, दैट्स दिस B1 एंड B2। ठीक है ना। उनको यूज किया जाता है टू पास ऑन द करंट। जो आर्मेचर से ऊपर करंट आएगा उससे रिंग्स पे जाएगा, और रिंग्स से लेके वो ब्रशेस पे जाएगा और बाहर लोड पे चला जाएगा। ठीक है ना। दे आर यूजुअली फिक्सड, ये मूव नहीं करते हैं, दे आर फिक्सड बिकॉज दे प्रोवाइड एज फिक्सड कॉन्टैक्ट्स। ठीक है ना। तो देयरफॉर दे आर यूज्ड टू पास ऑन द करंट फ्रॉम आर्मेचर टू स्लिप रिंग्स across which the external load resistance is connected. As the slip rings rotate, the brushes provide movable contacts by keeping themselves pressed against the rings. ये घूमते नहीं है, घूमती कौन, रिंग्स घूमेंगी, लेकिन ये दो ब्रशेज है ना, ये फिक्सड है अपनी जगह पे। तो ये मूवेबल, ये एक्चुअली क्या करते हैं, फिक्सड कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। ये अपनी जगह ऐसे रहते हैं, और जैसे ही रिंग मूव करेगी, लेकिन फिक्सड कॉन्टैक्ट उस रिंग के साथ करते हैं, और बाहर एक्सटर्नल लोड इन्हीं दो ब्रशेस के साथ कनेक्ट होता है। तो देयरफॉर करंट ऊपर से आएगा तो वो उसी से एक्चुअली उसको बाहर कर देगा। ठीक है ना। तो देयरफॉर दो कार्बन ब्रशेस लगे हुए होते हैं जो विच आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स। ये ब्रशेस क्या रहते हैं, फिक्सड रहते हैं। स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगे आर्मेचर कॉइल के साथ, ये ब्रशेस क्या रहते हैं, फिक्सड, और यही कनेक्ट होते हैं किसके साथ, एक्सटर्नल लोड के साथ, यही कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना। सो देयरफॉर दिस वाज द क्वाइट सिंपल, हम कहेंगे, या दिस वाज द क्वाइट सिंपल कंस्ट्रक्शन। सो बिफोर वर्किंग मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन पे भी यहाँ पे भी दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली है क्या। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो जनरेटर एक्चुअली प्रैक्टिकल फॉर्म में हमारे पास ऐसा होता है, जैसे हमने घर में भी देखा। अब देखो इंटरनली कैसा होता है। ये देखो जो हो गया, बीच में आपके पास बेटा आर्मेचर कॉइल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल्स है, दीज आर टू पोल्स। अब देखो वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, जैसे मैंने आपको बताया। देखो ये एक्चुअली होता है प्रिंसिपल इसका, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। देखो यहाँ पे एक कॉइल है, हम उसके साथ एक देखो हमने मैग्नेट एंटर किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल का चेंज हुआ, जैसे हमने एंटर किया और वापस लेके गए, तो यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर पे देख सकते हो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो देयरफॉर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ये आपको ऑलरेडी आपने पता है। देखो पार्ट्स ऑफ जनरेटर कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इज दिस आर्मेचर। देखो ये यहाँ पे मैंने एक ही बनाया था कॉइल, देखो कितने टर्न्स होते हैं इसके, ABCD, जैसे मैंने नाम यहाँ पे भी दिया कि दिस इज आर्मेचर कॉइल। देखो इसमें कितने टर्न्स है, यूजुअली इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती है, और ये शाफ्ट होता है, जैसे मैंने कहा घुमाने के लिए, क्योंकि इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है ना। ये देखो ये मूव कर रहे हैं बिटवीन दीज टू पोल पीसेस, दीज आर कनकेव पोल पीसेस। यहाँ फील्ड मैग्नेट्स को हम कहते हैं, जैसे मैंने भी बोला आपको, दीज आर कनकेव शेप्ड। देखो
रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड ये करेंगे फ्रॉम नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड दीज आर स्लिप रिंग्स। जैसे मैंने S1 एंड S2 देखो, ये लीडिंग जो वहाँ से कनेक्शन आ रहे हैं ना एंड से, एक के साथ S1 कनेक्ट हुआ है, दूसरे के साथ S2 कनेक्ट हुआ है, और ये देखो ये भी मूव कर रही है, एंड ये दो ब्रशेस है, दीज आर यूजुअली मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन ब्रशेस फिक्सड होती है, और इन्हीं के अक्रॉस ये देखो बेटा ये लोड है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लोड लिया गया है, लेकिन लोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लोड है, ये क्वाइट सिंपल एक्चुअली है आपकी, दिस इज क्वाइट सिंपल दिस कंस्ट्रक्शन विच यू हैव सीन, जो मैंने आपको भी बताया। अब देखो काम, वो एनिमेशन में भी दिखाऊंगा वर्किंग कैसे करता है ये, बट स्टिल पहले मैं आपको इस तरह अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि अब काम कैसे करता है जनरेटर। आमतौर पर पहले मैं आपको नटशल में बताऊंगा वर्किंग, नटशल में मैंने आपको बताऊंगा कि जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी अब बेटा किस में, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोवाइड किया जाता है बाय दी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, ये जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं अब आर्मेचर कॉइल इसमें मूव करेगी, तो जैसे ही आर्मेचर कॉइल मूव करेगी इट विल कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही मूव करेगी कॉइल बिटवीन, जैसे आपने अभी देखा भी लेक्चर में अभी एनिमेशन में, तो वहां पे आपने देखा जो कॉइल वो घूम रही थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगी, कट करेगी, तो जैसे उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट किया तो ऑब्वियसली डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल एंटर द आर्मेचर कॉइल, विच मींस उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ जो लिंक था वो चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट वहां पे सेटअप हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन आपको पता है, वो अभी मैं भी दिखाऊंगा, अभी वो फ्लेमिंग्स लाइट हैंड रूल हमें बताएगा। अब देखो इसकी जो वर्किंग है ना, ये नटशल में अब देखो हम एक्सप्लेन करेंगे, ये जो वर्किंग है ना इसकी एसी जनरेटर की, इलास्ट्रेट में करूंगा 5 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ दिस कॉइल, 5 पोजिशंस मैंने बना के रखी है, ये देखो 5 पोजिशंस मैंने कॉइल के लिए है, जो विद इन ए सिंगल टाइम पीरियड कॉइल वहां पे एक्चुअली दिखाती है। सिंगल टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि इट इज द टाइम टेकन बाय द कॉइल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम उसको लगता है ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, एक टाइम पीरियड। देखो मैंने एक टी यहाँ पे लिया है, इस एक टी में 5 पोजिशंस इसकी आती है, इन्हीं 5 पोजिशंस में मैं आपको एक्चुअली अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना बेटा। तो एक्चुअली उसमें हमने टाइम टी इक्वलेंट, स्टार्टिंग टाइम टी इक्वलेंट 0, और दिस इज क्वार्टर टाइम, दिस इज हाफ टाइम, दिस इज फुल टाइम लेस देन ए क्वार्टर, एंड दिस इज फुल टाइम, ठीक है ना। तो देयरफॉर देखो बेटा ये 5 टाइम मैंने लिया है, और एंगल भी मैंने लिया है, क्या क्या एंगल वहां पे फॉर्म होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब देखो काम तो आपको पता है कि अब काम कैसे करता है, लेकिन मसला इसमें है डायरेक्शन ऑफ करंट, जो एक्चुअली करंट प्रोड्यूस होगा वो आपको पता है अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल का चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो अब हम देखेंगे बेटा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो हर वक्त आपने याद रखना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का आपने इस्तेमाल करना है। आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा था, ऐसे हम स्ट्रेच करते हैं अपनी 3 फिंगर्स को, दैट इज थंब, दिस 4 फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, वाइल आपको पता है ये जो थंब है ना, ये हमें मोशन दिखाता है, मोशन किस जानिब कॉइल कर रहा है, ये फील्ड दिखाता है, और ये आपको सेंट्रल फिंगर हमें इंड्यूस्ड करंट दिखाता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, इनिशियली जब टाइम टी इज इक्वलेंट टू 0 था, ठीक है ना, टाइम जब टी इज इक्वलेंट टू 0 था, जब टाइम 0 था तो आर्मेचर कॉइल आपका बेटा जो है ना वो वर्टिकल था, वर्टिकल लाइक दिस खड़ा था, ठीक है ना। वो मैं अभी वर्किंग में एनिमेशन में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पहले आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो इसको। तो पहले ये वर्टिकल था, खड़ा था इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में, ये आप अंडरस्टैंड मेरा हाथ करो, ये कॉइल है, ये मैंने इसको खड़ा रखा एट टाइम टी इज इक्वलेंट 0, दिस फर्स्ट पार्ट, इस वक्त ये इस तरह खड़ा है, ठीक है ना, इट इज वर्टिकल विथ आर्म ए बी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड आर्म सी डी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आर्म सी डी डाउनवर्ड्स में, यहाँ पे देखो आर्म सी डी ये नीचे है और आर्म ए बी ऊपर है, ठीक है ना। ये मेरा आप ऊपर 4 फिंगर मेरी आर्म ए बी आप लो, और छोटी फिंगर यानी स्मॉल फिंगर मेरी आप क्या लो, सी डी आर्म, ठीक है ना, ये इस तरह कॉइल है, ओके। नाउ ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द आर्मेचर, अब जैसे ही मोशन करेगा आर्मेचर, अब आर्मेचर को जब हम शाफ्ट से मूव करवाएंगे तो देयरफॉर हमारी जो आर्मेचर अंदर से है ये क्या करेगी, ये मूव करेगी। तो जैसे ही मूव करेगी, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा फ्रॉम टी इज इक्वलेंट 0 टू टी इज इक्वलेंट 2, जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के लिए आप देखोगे ये जो आर्म ए बी है ना, इट विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, एंड आर्म सी डी विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स अप साइड, है ना। ये सीडी जो है जो नीचे थी अभी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, ए बी जो ऊपर थी ये नीचे चले जाना शुरू हो जाएगी, वही मैं कह रहा हूं, ए बी विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स वायर ए सी डी विल स्टार्ट मूव अपवर्ड्स, ठीक है ना। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टेल्स अस दैट जो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा आर्मेचर कॉइल में, इट विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम डी सी बी ए, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, डी सी बी ए। देखो बेटा किस तरह,
अब देखो आप इस तरह अंडरस्टैंड करो, डीसी की बात मैं कर रहा हूँ, डीसी में क्यों होगा। अब देखो चूंकि करंट, ये फील्ड किस जानिब है, ये इस जानिब है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस जानिब है। आप सीडी की बात करो, आप सीडी आर्म की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड इस जानिब है, और क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज में कॉइल रोटेट हो रही है, तो देयरफॉर वो कहाँ करंट ऊपर, कहाँ है, ऊपर है, तो देयरफॉर इट इज डी सी बी ए। द डायरेक्शन विल बी, जैसे ही कॉइल कहाँ से कहाँ जाएगी, फ्रॉम टी इज इक्वल जीरो टू, यानी जैसे हाफ रोटेशन ये कंप्लीट करेगी, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इट विल बी फ्रॉम डी सी बी एंड ए। सिंपल है ना, ये डायरेक्शन होगी। अब देखो इससे एक्चुअली फायदा क्या होगा, करंट कैसे जनरेट हो गया ना। अब देखो इधर, अब अपनी इस डायग्राम की तरफ आ जाओ। देखो बेटा, वर्किंग हमने इनिशियली मैंने आपको कहा, क्या कहा, फिर से याद में करा रहा हूं आपको। इनिशियली मैंने कहा कि ये जो कॉइल थी वो परपेंडिकुलर थी, दैट वाज वर्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड, वही मैं कह रहा हूँ, वो परपेंडिकुलर थी, दैट इट वाज वर्टिकल, खड़ा थी वो इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने लगी, तो ए बी क्या हो गया, ए बी तो पीछे चला जाना शुरू हो गया, और सी डी क्या आगे आना शुरू हो गया। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स तो कटिंग द कॉइल विल चेंज, तो वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा थ्रू द कॉइल। कहां से कहां तक बेटा, इंड्यूस्ड कॉइल अभी आपने देखा, इट इज फ्रॉम डी टू सी एंड बी टू ए। पहले जैसे ही मूव करेगा, फिल्मिंग राइट हैंड रूल क्या करा है, जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी, डी टू सी बी टू ए, देयरफॉर इट विल फ्रॉम डी टू सी बी टू ए, है ना। ये मैंने आपको फ्रंट पोर्शन, फ्रंट डायग्राम बनाया है, एक्चुअली फ्रंट पोर्शन दिया है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट पोर्शन। तो देयरफॉर फिल्मिंग लॉ कह रहा है कि डी टू सी करंट पास होगा, तो देयरफॉर करंट यहाँ चल के चला चला आके कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना, आया ना समझ में। अब देखो बी टू ए, देयरफॉर अब करंट यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, वो यहां से मूव करेगा, तो देयरफॉर किसका स्लिप रिंग R1 विल कंटेन द करंट, R1 स्लिप रिंग करंट कंटेन करके B1 में करंट को देगा, ब्रश B1 को करंट पास ऑन करके वो एक्सटर्नल लोड को देगा। तो दिस टाइम करंट विल फ्लो फ्रॉम X टू Y, लेट मी टेक इट एज X टू Y करंट जहां पे जाएगा इस पार्ट में। तो देयरफॉर करंट इस वक्त प्रोड्यूस हुआ, एक्सटर्नल लोड करंट दिखाएगा कहां से कहां जा रहा है करंट, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम X टू Y, दैट्स फ्रॉम B टू A। हो गया ना एक पोर्शन कंप्लीट। तो देयरफॉर ये हो गया, ऐसे था, अब ये क्वार्टर हो गया, यहां तक पहुंच गया। तो जब यहां तक कॉइल, यानी इसको बेटा हम कहते हैं हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना, हाफ रोटेशन हो गई। इस हाफ रोटेशन में हमने देखा बी टू एक साइड से करंट आ रहा है फ्रॉम वन डायरेक्शन, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम टी टू टू टी, अब टी टू टू टी हम लेंगे, यानी कि अब ऑन द अदर हैंड वी विल से ड्यूरिंग द मोशन ऑफ आर्मेचर फ्रॉम टी टू, अब हाफ रोटेशन से फुल रोटेशन तक अगर हम बात करेंगे, the motion of two arms during the motion of armature from T to T, हम जो motion of two arms is just opposite to what happened from zero to T by 2, यानी कि अब जो मोशन दिखाएगी, अब जो मोशन T2 से, यानी इस हाफ रोटेशन से यहां तक, देखो बेटा हमने इसी, अब यहां से एक कंप्लीट रोटेशन, यानी वापस आना है इस तरह एक कंप्लीट, हालांकि हाथ नहीं मुड़ेगा इतना, अब कंप्लीट रोटेशन में अब उल्टा होगा, जो T फ्रॉम 0 टू T by 2 हुआ था, अब उसका उल्टा होगा, कहां से, T2 से लेके T2 तक। दैट इज, कहने का मतलब क्या है, मुझे यहां पे कहने का मतलब क्या है, जो मोशन ऑफ टू आर्म्स है ना, इट इज अपोजिट टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग T इज इक्वल 0 टू T इज इक्वल T by 2। दैट इज आर्म ए बी अब क्या करेगी, अब यहां पे आर्म ए बी नीचे चली गई थी हाफ रोटेशन में, अब आर्म ए बी ऊपर आना शुरू हो जाएगी, और आर्म सी डी वापस अपनी जगह नीचे चला जाना शुरू हो जाएगी। वही तो होना अपोजिट। पहले देखो, पहले केस में फ्रॉम T इज इक्वल 0 टू T इज इक्वल 2, आर्म ए बी ऊपर थी, सी डी नीचे थी, तो ए बी नीचे चला गई, सी डी ऊपर आ गई, तो ये T2 तक था। अब T2 से लेके T तक फिर से वही होगा, अब सी डी नीचे, ए बी ऊपर, वही मैं कह रहा हूं कि इन अपोजिट होगा, जो 0 से T2 तक हुआ था, अब उसका अपोजिट होगा T2 से लेके T तक, ठीक है ना। दैट्स आर्म ए बी विल मूव अप एंड सी डी विल मूव डाउन। देयरफॉर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द करंट इन द आर्मेचर विल फ्लो फ्रॉम ए बी सी डी। अब इस आर्मेचर में अकॉर्डिंग टू फिल्मिंग ये उल्टा हो जाएगा अब, ठीक है ना, आपका हाथ क्या हो जाएगा, उल्टा। अब तो देयरफॉर ये देखो करंट क्या नीचे नीचे जा रहा है, देयरफॉर यहाँ पे सी डी में नीचे करंट आ रहा है, तो ए बी में ऊपर, देयरफॉर करंट विल फ्लो फ्रॉम ए बी सी डी, इस डायरेक्शन में अब करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। अब आओ इस डायग्राम की तरफ, ये जो मैंने दूसरी डायग्राम बनाई है, तो देयरफॉर ये कंप्लीट हाफ रोटेशन थी, अब ये यहाँ पे हाफ रोटेशन से फुल रोटेशन की तरफ जा गई। तो जैसे फुल रोटेशन की तरफ गई, तो यहाँ से करंट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अब करंट कहाँ से कहाँ तक बहेगा, ए बी सी डी डायरेक्शन में। तो देयरफॉर द करंट विल फ्लो फ्रॉम सी टू डी विल गो इनटू द रिंग R2। यहाँ पे R1 में करंट गया था, यहाँ पे R2 में करंट जाएगा और उसको ब्रश B2 में कंटेन करेगा। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो बेटा, पहली हाफ रोटेशन में करंट कहाँ जा रहा था, पहली हाफ रोटेशन में करंट ब्रश B1 कैरी कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ
हाफ रोटेशन में अब ब्रश B2 करंट कैरी कर रहा है, तो जो करंट है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पहले B1, हालांकि बेटा यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे ऐसे बनी हुई है, लेकिन आपने याद रखना है यहाँ पे B1 करंट लेके जा रहा है आउटपुट की तरफ, यहाँ पे B2 लेके जा रहा है आउटपुट की तरफ। तो बीच में जो करंट है ना वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है अप एंड डाउन, ठीक है ना, वो पोलैरिटी अपनी चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्चुअली बेटा इस तरह यहाँ मैं एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे y की जानिब, y से x की जानिब करंट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे y किसकी जानिब था, B2 की जानिब। तो पहली में करंट जा रहा था फ्रॉम x टू y, अब दूसरे में y टू x, अपोजिट टू दैट, ठीक है ना। तो देयरफॉर एज करंट इज कैरीड इन दिस फर्स्ट, यहाँ पे डायरेक्शन किस करंट किस डायरेक्शन में जा रहा था, DCBA। अब ये फ्रॉम 0 टू T/2 यानी हाफ रोटेशन, अब T/2 टू T इस हाफ रोटेशन में करंट विल मूव फ्रॉम ABCD, यहाँ पे x टू y, यहाँ पे y टू x, ठीक है ना। तो देयरफॉर ऐसे ही व्हेन द कॉइल विल गो ऑन रोटेटिंग द इंड्यूस्ड करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो रिवर्स होगी, पहले थी अपर डायरेक्शन, फिर इसने चेंज की अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ही ये जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी, अब आप देखो ये जो इंड्यूस्ड करंट वहां पे हमें मिल रहा है, ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगी आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। एवरी हाफ रोटेशन के बाद ये अपनी डायरेक्शन क्या करे, रोटेट, हेंस इट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। तो देयरफॉर इसका नेचर जो है वो क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर है। आप देखो बेटा यहीं पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, देखो बेटा अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मैथमेटिकली में भी आपको दिखाऊंगे, लेकिन यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करोगे आप। ये एक्चुअली करंट आपको देखो फर्स्ट हाफ, अभी मैं ये नहीं ये कैसे बना ये आपको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड आ जाएगा। इन फर्स्ट हाफ द करंट वाज लाइक दिस इन वन डायरेक्शन, एंड इन सेकंड हाफ द करंट इज इन एन अपोजिट डायरेक्शन। इसके आगे लाइक दिस इट विल कंसिस्टेंटली जैसे जैसे रोटेट करी, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट विल चेंज इट्स, विल अपोज इट्स पोलैरिटी, ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, है ना, शोइंग अस द अल्टरनेटिंग नेचर। अल्टरनेटिंग बिहेवियर यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, अल्टरनेटिंग बिहेवियर हमें दिखा रहा है। अब देखो इसी एनिमेशन में आप फिर से थोड़ा सा देखो आगे, देखो अब देखो आर्मेचर कॉइल, देखो मैंने फील्ड मैग्नेट, देखो ये कट कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। देखो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया जब, तो बेटा आप देख सकते हो ये देखो ये घूम रहा है, पॉजिटिव जानिब जा रहा है, फिर नेगेटिव की जानिब जा रहा है, जैसे ही वो ऊपर घूम रहा है। ये मैं कह रहा हूं आपको, इट इज चेंजिंग इट इज पोलैरिटी व्हेन इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह अब अंडरस्टैंड होगा। देखो हाउ कंसिस्टेंटली आप नजर रखो, जैसी हमारी वहां पे कॉइल रोटेट कर रही है, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कंसिस्टेंटली, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो गया। देखो डायरेक्शन, मैंने कहा था डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हो गया जब t इज इक्वल टू 0 है, जब t इज इक्वल टू 0 था, देखो है ना वर्टिकल, वर्टिकल है ना यहाँ पे कॉइल, तो देयरफॉर ये देखो वर्टिकल डायरेक्शन अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल, जैसे ये मूव करेगी, इस वक्त नहीं, इस वक्त कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, जैसे ये मूव करेगी। अब देखो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो डीसी ए भी नीचे चला जा रहा है, डीसी ऊपर आ रहा है, ये देखो आ रहा है ना ऊपर, ये हो गई आपकी हाफ रोटेशन कंप्लीट, यहाँ रोटेट। अब देखो करंट की जानिब आ रहा है, DCBA की जानिब, ठीक है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये देखो DCBA, ये देखो B1 ब्रश, मैंने कहा था B1 ब्रश से करंट सप्लाई होकर B2 में चला जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हाफ, देखो नेक्स्ट हाफ में क्या आ रहा है, फिर से ए बी हमें ऊपर आ रहा है, तो जैसे ए बी ऊपर आएगा तो बेटा वंस अगेन वट, जैसे ए बी तो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ अकॉर्डिंग फिल्मिंग इज राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन फ्रॉम ABCD, ये देखो उल्टा हाथ हो गया ABCD। अब B2 ब्रश एक्चुअली काम करेगा, अब करंट किस ब्रश से, ये देखो B2 ब्रश से करंट आ रहा है उल्टा, तो देखो ग्लोनोमीटर पे नजर रखो आप, ग्लोनोमीटर एक्चुअली पहले में राइट साइड में जा रहा था, दूसरे में लेफ्ट साइड, देखो देखो ग्लोनोमीटर की तरफ, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कंसिस्टेंटली ये एक्चुअली क्या करेगा, कंसिस्टेंटली वहां पे आपको अल्टरनेटिंग बिहेवियर मिलेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ एक्चुअली हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हेन वी विल स्टडी इट इज थ्योरेटिकल पार्ट, यानी जब हम थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे तो एक्चुअली आपको ये ग्राफ वहां पे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए लेट अस मूव फॉर द थ्योरी, क्वाइट सिंपल थ्योरी है थ्योरी। चलो जाने पहले लिखूंगा थोड़ा सा, देखो एज हमारे पास कॉइल है ना, कॉइल के पास एज हम कहते हैं लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में कितने टर्न्स है, कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, एंड ए बी द
ए बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय ईच टर्न, और ए क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय ईच, हर एक टर्न कितना एरिया कंटेन कर रहा है, ए एरिया वो कंटेन कर रहा है। ऑल्सो लेट बी द मैग्नेटिक फील्ड, बी हम क्या लेते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हमें ये कनकेव पोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में थीटा इज द एंगल विच द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मिक्स विथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो देयरफॉर ऑल्सो थीटा क्या है, ये वो एंगल है जो एक्चुअली कौन बना रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन बना है, जो प्लेन ऑफ कॉइल है ना, कॉइल का जो प्लेन है उसको जो हम नॉर्मल डालते हैं ना, वो नॉर्मल किसके साथ बनाता है, वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा उसको हम कहते हैं दैट्स रिप्रेजेंटिंग एज द थीटा, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास कनकेव साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देयरफॉर अगर कॉइल इस तरह रोटेट कर रही है ना, हमें कॉइल का एक पोर्शन बनाऊंगा, ये इसका नॉर्मल रहा कॉइल का, अब बेटा ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, तो देयरफॉर ये थीटा है, दिस इज विच द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या ठीक है ना, ये थीटा है, ये भी थीटा हम ले सकते हैं। तो थीटा लिया हमने, दैट्स क्या है, एंगल विच द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मिक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट पे। तो एक्चुअली अब कॉइल रोटेट हो रही है, कॉइल इट इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स एक्सिस, सो देयरफॉर जो एंगुलर वेलोसिटी, चूंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी, चूंकि ये रोटेट हो रही है तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे, एंगुलर वेलोसिटी दैट्स ओमेगा, वो किसके बराबर होगी, दैट विल सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल ट्रेवर्स कर रही है वो किसी खास एंगल में, वो एक्चुअली हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल एस एंगुलर वेलोसिटी। तो देयरफॉर यहाँ आपको थीटा किसके बराबर मिलेगा, थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू ओमेगा टी, है ना, थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू ओमेगा टी। नाउ अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है कॉइल के साथ इसी पोजीशन में, जैसे हम देख रहे हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो किसके बराबर होता है, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद द कॉइल एट दिस पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम एक्चुअली यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, उसी पोजीशन पे मैं अगर आपसे कहूँगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक है कॉइल के साथ, दैट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन दिस पोजीशन इज फाई सिंपली इक्विवेलेंट टू, हालांकि बी इंटू बी डॉट ए होता है, लेकिन चूंकि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन भी ले सकते हैं हम, बी डॉट ए, एन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अस द नंबर ऑफ टर्न्स, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड टाइम इज द एरिया वेक्टर, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू एन बी ए कॉस थीटा, है ना, इट्स ए बी ए कॉस थीटा, है ना, डॉट प्रोडक्ट है तो देयरफॉर इट इज कॉस थीटा। अब थीटा किसके बराबर, ओमेगा टी, तो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज एन बी ए कॉस ओमेगा टी। कैन आई राइट इट लाइक दिस, ऑब्वियसली आई कैन राइट इट। नाउ व्हेन द कॉइल रोटेट्स, तो जैसे ही कॉइल रोटेट करती है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एंगल है ना ये कंसिस्टेंटली चेंज होता है, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है वो कंसिस्टेंटली चेंज होता है, थीटा चेंजेस, सो दैट उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे चेंज होगा, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो ईएमएफ किसके बराबर होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो देयरफॉर व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड, जब कॉइल को रोटेट किया जाता है तो थीटा चेंज हो जाता है, तो जब थीटा चेंज हो जाएगा सो दैट फाई चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज, मैं शॉर्ट टर्म में लिखूंगा, आप खुद एक्चुअली एलाबोरेट करके लिखोगे, सो दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस इंड्यूस्ड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF वहां पे जनरेट होगा, देन अकॉर्डिंग टू Faraday's
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है बेटा, दैट इज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर होगा वो सिंपली क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये ना फैराडेज लॉ, वायर माइनस इज द लेंजेज लॉ विच इज टेकिंग लेंजेज लाइन इट, दैट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द कॉज, दैट्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ, बेटा फाई को अपना वैल्यू दो, फाई निकला है यहाँ पे, इट इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब एन बी ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आएगा, ये बनेगा माइनस एन बी ए, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, अंदर क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस माइनस चलो मैं लिख भी लेता हूँ, ये बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन चूंकि इंटू ओमेगा, चूंकि यहाँ पे इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी होगा, वो क्या होगा, ओमेगा। आपको ऑलरेडी पता है ना, यहाँ पे एक्चुअली एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे सिंपल टी नहीं है, तो यहाँ पे ओमेगा टी है, तो यहाँ पे इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो देयरफॉर इट इज एन बी ए ओमेगा sin omega t. This is the induced EMF which is actually induced in the coil. So therefore E किसके बराबर है आपको, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, है ना समझ में। तो नाउ हियर एन, ये एक्चुअली हमें क्या निकला, ये हमें निकला इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक्सप्रेशन हमें निकला इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कॉइल में किसी भी इंस्टेंट पे। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा वो मुझे एक्चुअली बताओ। नाउ ई विल बी मैक्सिमम, ये बताना है आपने, ई कब मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली अब ये तो कांस्टेंट है, तो बीच में ना साइन ओमेगा टी कांस्टेंट होना चाहिए, कब ये सॉरी मैक्सिमम होना चाहिए, तो देयरफॉर विल बी मैक्सिमम इफ साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होता है, वो 1 होता है, साइन में साइन 90 वो 1 होता है, साइन ओमेगा टी साइन 90 पे मैक्सिमम होगा, वैल्यू क्या होगा उसका 1 होगा बेटा। तो उस वक्त ईएमएफ देन उस वक्त ई किसके बराबर आएगा, ई विल बी इक्विवेलेंट ई मैक्सिमम। रिमेंबर ई मैक्सिमम इज रिप्रेजेंट बाय ई पीक वैल्यू, इट इज रिप्रेजेंट बाय ई नॉट, तो वो किसके बराबर निकलेगा, एन बी ए ओमेगा। यानी इस इक्वेशन में आप साइन ओमेगा टी 1 देंगे हम, जिस वक्त मैं कह रहा हूं जब ई मैक्सिमम होगा। ई एम एफ कब मैक्सिमम होगा, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। वो कब मैक्सिमम होगा, जब साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो होता है 1। तो जब साइन ओमेगा टी को 1 वैल्यू होगा तो बचा क्या, एन बी ओमेगा। मगर उस वक्त ई किसके बराबर है, ई मैक्सिमम, उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको पीक वैल्यू हम कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देयरफॉर इट विल ई विल बी इक्विवेलेंट ई नॉट एट द टाइम, दैट्स इक्विवेलेंट एन बी ए ओमेगा। तो विच मीन देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट किसके बराबर आएगी, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, तो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी ई एन बी ए ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा नॉट, दैट्स ई इज इक्विवेलेंट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी। If you remember, this is equation of induced EMF. This is equation gives us instantaneous value of induced EMF in a coil. It represents the alternating equation, alternating EMF. That's E is equivalent E naught sin omega t. ठीक है ना बेटा, समझ में आया। तो therefore E किसके बराबर आपको निकला, E is equivalent E naught equivalent, इसको हम instantaneous EMF भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दस जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है इन द कॉइल, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, मेगा टी है ना। दस द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूसड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड देयरफॉर जैसे ही कॉइल पास करेगी ना थ्रू डिफरेंट पोजीशंस एज द विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो EMF प्रोड्यूस होगा इट विल चेंज विद टाइम। ऑब्वियसली इसका इस एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस इस इक्वेशन की देखो, क्योंकि यहाँ पे जो EMF हमें निकला, नाउ दिस EMF इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, क्योंकि ये टाइम फंक्शन है। तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कॉइल, ये देखो डिफरेंट पोजीशंस पे होगा, व्हेन द कॉइल विल बी एट डिफरेंट पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो EMF जो प्रोड्यूस होगा ये चेंज हो जाएगा टाइम के साथ साथ। द EMF वुड बी 0 जब साइन ओमेगा टी 0 होगा, अभी मैं वो दिखाऊंगा, यानी वर्टिकल पोजीशन में होगा। पॉजिटिव कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, वो सारा हम देखेंगे। हम ये देखेंगे टाइम के साथ साथ ये क्या होता है, वेरिएशन दिखाता है, ठीक है ना। तो ग्राफिकली EMF विल वेरी विद द टाइम, जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया मैं अंडरस्टैंड भी कराऊंगा, ग्राफिकली इट विल वेरी विद द टाइम। हाँ, एक चीज और, हम यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। नाउ करंट, इंस्टेंटेनियस करंट भी निकलेगा। आई किसके बराबर होता है, दैट्स ई बाई आर, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस ई बाई आर। अब ई किसके बराबर है, ई नॉट आर ओमेगा टी, दैट्स इक्विवेलेंट E naught sin omega t by r. Now what is E naught by r? It is I naught, that's peak current. I is equivalent I naught sin omega t. Where I naught किसके बराबर है बेटा, I naught is equivalent E naught by r, that's peak current.
तो देयरफॉर ये एक्चुअली ई नॉट वाज पीक ईएमएफ, जब उसको रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से डिवाइड किया जाएगा तब वो पीक करंट बन जाता है। तो देयरफॉर दिस गिव्स अस दिस वंस अगेन इज दिस इज इंड्यूस्ड करंट, वंस अगेन इज फंक्शन ऑफ टाइम शोइंग अस दैट दिस इंड्यूस्ड करंट विल चेंज विद द टाइम के साथ साथ ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। सो देयरफॉर दिस वाज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस, हमको ईएमएफ मिला विच इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल एंड ये आपको करंट मिला विच इज प्रोड्यूस्ड इन द टाइम, बोथ आर फंक्शंस ऑफ टाइम, द शोइंग दैट विद डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द कॉइल योर बोथ ईएमएफ एंड करंट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब बचा क्या, बचा इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो दैट इज वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डिफरेंट पोजीशंस, मुख्तलिफ पोजीशनों में हम देखेंगे, जब डिफरेंट पोजीशन जहाँ पे हम कॉइल की देखेंगे तो हम वेरिएशन देखेंगे कॉइल की, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन हम देखेंगे वेरिएशन, दैट्स वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद डिफरेंट पोजीशंस ऑफ कॉइल, मुख्तलिफ पोजीशन ऑफ कॉइल्स के साथ वेरी किस तरह हो रहा है हमारा ईएमएफ, उसी तरह करंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये वेरिएशन है। अब थोड़ा सा ऊपर फर्स्ट केस हम देखेंगे व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, जब थीटा कितना था 0, ऊपर देखो जब थीटा 0 था, ऊपर मैंने लिखा था जब थीटा क्या था बेटा 0, ठीक है ना। दैट इज जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ना वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, खड़ा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। दैट्स प्लेन ऑफ द कॉइल, चलो मैं लिखूंगा प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो जब वर्टिकल थी वो थीटा वही 0 हुआ तो उस वक्त प्लेन ऑफ द कॉइल क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से थीटा किस किस के दरमियान एंगल था, फिर से मैं आपको याद दिला दूं बेटा, थीटा वाज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब थीटा 0 है विच मीन्स उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में, तभी थीटा 0 है। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त कॉइल हमारी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। तो देयरफॉर उस वक्त हमारा ई क्या बनेगा, इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट्स इज इक्वलेंट ई नॉट साइन थीटा, क्योंकि ओमेगा टी थीटा के बराबर निकला था, इक्वेशन था ना, इक्वेशन ये इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वलेंट इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर था, साइन थीटा, ठीक है ना। तो चाहे आप ये इक्वेशन ले लो, इस वक्त हम ये इक्वेशन लेंगे, असल में इक्वेशन ये है, ठीक है ना, शोइंग अस द विच शोज अस द वेरिएशन विद टाइम। तो जब थीटा 0 बन गया, ठीक है ना, तो देयरफॉर ये साइन 0 इज 0, तो ई इज इक्वलेंट टू 0, तो विच मीन यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट उस वक्त कितना आएगा 0, देखो बेटा आया है ना 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है 0 है, हो गया ना फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, व्हेन थीटा इज 90, जब थीटा कितना था 90 था, विच मीन जब प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किसके दरमियान एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस वक्त थीटा 90 है विच मीन्स इस वक्त नॉर्मल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को। तो नॉर्मल किसका है, नॉर्मल है वो कॉइल का, विच मीन्स कॉइल किस डायरेक्शन में है इस वक्त, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन किस जानिब है इस वक्त, मैग्नेटिक फील्ड की जानिब। वो मैंने एक्चुअली बनाया भी था अभी पीछे, ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल था, थीटा एंगल था, जिस वक्त थीटा 0 है तो इसमें नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तभी थीटा 0। अब थीटा 90 है तो विच मीन से प्लेन ऑफ कॉइल किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा तब थीटा 90 है। अब साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, तो ई इज इक्वलेंट ई नॉट प्लस ई नॉट, है ना। साइन 90 क्या है 1 है बेटा, साइन 90 1 हो गया तो ये 1 हो गया, तो ई किसके बराबर ई नॉट है। देखो साइन 90, ये देखो प्लेन इस वक्त ये 90 है ना, मैंने ऊपर लिखा है ना, इस वक्त टाइम पीरियड कितना था t/4, यानी 1 क्वार्टर टाइम पास हुआ था, एंगल थीटा था, तो इस वक्त मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था। नंबर थर्ड, व्हेन थीटा इज 180, जब एक हाफ रोटेशन t/2 हुआ था। अब साइन 180 0, तो वंस अगेन साइन 180 का मतलब जब प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू, फिर से वही प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, 180 है ना इस वक्त, अलबत्ता इस वक्त नॉर्मल उल्टी डायरेक्शन में, स्टिल प्लेन ऑफ कॉइल इज दैट्स प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वंस अगेन जो आपका ई होगा वो 0 होगा, बिकॉज साइन 180 इज 0। तो वंस अगेन यहाँ पे देखो बेटा 180 पे 0 है ना, वापस आया ना 0 पे ईएमएफ, दिस इज हाफ टाइम पीरियड, ये देखो हाफ टाइम पीरियड पे उल्टी जब हो गई थी, यहाँ पे ए बी नीचे चला जाया था, सी डी ऊपर आया था, तो उस वक्त वंस अगेन ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ था, 0 ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था। जब चौथा केस हम देखेंगे जब थीटा 270 डिग्री है, जब 270 है थीटा,
तो इसमें वंस अगेन प्लेन ऑफ कॉइल इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल इज अलॉन्ग 270 है ना, तो देयरफॉर इस वक्त ऑलमोस्ट जो प्ले है परपेंडिकुलर है उसको, तो देयरफॉर प्लेन ऑफ कॉइल इज along magnetic field. So once again that's E will be equivalent, that is E naught sin 270 minus 1 होता है, that's equivalent to minus E naught. अब ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो 3T उस वक्त ये होता, ये हो गया है दिस इज क्वार्टर प्लस हाफ, ठीक है ना, थर्ड क्वार्टर है, तो देयरफॉर इट इज उस वक्त देखो मैक्सिमम है, पीक करंट है इस वक्त लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो फाइनली when theta is 360 डिग्री, जब एक फुल कंप्लीट रोटेशन होगी तो उस वक्त वंस अगेन प्लेन ऑफ द कॉइल विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, plane will be perpendicular to plane of coil will be perpendicular to the magnetic field. Once again E will be 0 because sin 360 sin 2 pi is also 0, sin n pi are 0, तो once again EMF कितना होगा, 0 होगा। ये आप देख सकते हो, तो फ्लक्चुएट हुआ, देखो कहाँ से यहाँ से गई, हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, तब मुझे टाइम की इक्वेशन देनी, तब देखो इसमें हमने जब टाइम t, अब मैं ये वाला अगर मैं ये इक्वेशन यूज नहीं करता, ये वाला करता जब, तो अगर मैं टाइम यहाँ पे मैंने एंगल का सहारा लिया, अगर मैं टाइम का सहारा लूंगा तो टाइम t इज इक्वल 0, ये बन जाएगा 0, जब टाइम t इज इक्वल t/4, ओमेगा किसके बराबर होता है बेटा, ओमेगा होता है बराबर 2π/t, ठीक है ना, तो ये बन जाता t किसके बराबर था, t π/4, t कैंसल, 2 गुना π/2 sin 90 इज मैक्सिमम, आ गया ना ये। इसी तरह जब t/2 तो वंस अगेन ये बन जाता t/2, t2 कैंसल 2 ये बन जाता sin पाई, वो 0 है। यानी अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, मैं टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी ले सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एंगल भी ले सकता हूँ। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लूंगा तो पहली इक्वेशन यूज होगी ये एक्सप्लेन करने के लिए, अगर इन टर्म्स ऑफ एंगल तो दूसरी इक्वेशन। ओमेगा किसके बराबर होती है, 2π/t, ये आपने लिख के रखना और बाकी टाइम को देना t/2 3t/4 t, ये आप खुद निकलेगा बाद में। तो देयरफॉर ये आपको एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिली विच शोइंग अस दी अल्टरनेटिंग बिहेवियर, ठीक है ना बेटा। अब एसी जनरेटर जो आपने एक्चुअली पढ़ा, ये सिंगल फेज दिस अल्टरनेटर या जनरेटर था जो हमने यहाँ पे पढ़ा, सिंगल फेज पढ़ा। प्रैक्टिस में पॉलीफेज जनरेटर्स होते हैं, यूजर मोस्ट कॉमनली 3 फेज जनरेटर होते हैं। इन जनरेटर्स में वहाँ पे 3 सेपरेट कॉइल्स होती है, यानी इसको सिंगल फेज कहते हैं। इसमें एक आर्मेचर है, हमारे पास 2 फेज भी हो तो उसमें 2 आर्मेचर्स होती है, लेकिन ज़्यादातर 3 फेज जनरेटर्स यूज किए जाते हैं। उनमें 3 फेज जनरेटर्स में 3 आर्मेचर कॉइल्स यूज होती है, ठीक है ना। वो इंक्लाइन होते हैं डिफरेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 फेज जनरेटर देखना है, उसमें ऑलमोस्ट 120 डिग्रीज पे ये कॉइल्स अलाइन होती है और ये 3 ईएमएफs प्रोड्यूस करते हैं, E1 E2 एंड E3 इन 3 फेज जनरेटर, ठीक है ना। और वहाँ पे अगर हम देखेंगे उनमें फेज डिफरेंस ऑलमोस्ट शायद 120 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली उसमें अगर हम देखेंगे जो कर्व्स शेप्स बनेंगे ना ईएमएफ की, वो ईएमएफ की अगर हम 3 फेज जनरेटर की देखेंगे तो वो कर्व इस तरह की बनती है, लाइक दिस। ये देखो बेटा, ये 3 फेज जनरेटर है, ये एक्चुअली 0 हो गया, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ठीक है ना। ये एट द एंगल ऑफ 1 एक्चुअली होता है इनके दरमियान, मैंने कहा शायद इनकी फेज डिफरेंस 120 डिग्री होती है, ठीक है ना। ये ईएमएफ होता है, ऑब्टेन किया जाता है 3 फेज जनरेटर्स का। अब इसी तरह कमर्शियल जनरेटर्स की बात अगर आप करोगे, कमर्शियल जनरेटर्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो कंपनीज में ये एक्चुअली होती है, वो यूज़ करते हैं कमर्शियल ऑल्टरनेटर्स, कमर्शियल जनरेटर्स। उनको हम परमीवो, उनको कहते हैं कुछ परमीवो, प्राइम मूवर, प्राइम मूवर की बात। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो कंपनीज एक्चुअली यूज़ करती है, वो एक्चुअली यूज़ करते हैं कमर्शियल ऑल्टरनेटर्स, कमर्शियल जनरेटर्स का, विच में जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं कमर्शियल जनरेटर्स को ऑन प्राइम मूवर की बेस पे। प्राइम मूवर मतलब क्या है, दैट्स मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडर। जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडर, यहाँ पे हम हैंडल का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, वो प्राइम मूवर, उसी के बेस पे एक्चुअली मुख्तलिफ जनरेटर्स को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर जो एक्चुअली पानी की वजह से चलते हैं ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं हाइड्रो जनरेटर्स की वजह से, उस पर डैम से पानी उस पर गिराया जाता है किसी हाइट से, तो उसके आर्मेचर को रोटेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वहाँ पे एक्चुअली उन्हीं के दरमियान वो आर्मेचर मूव करता है, वहाँ में एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस तरह थर्मल जनरेटर्स जिनमें स्टीम बॉयलर्स यूज किए जाता है, यानी हीट बर्निंग कोल, हीट इज प्रोवाइडेड बाय द बर्निंग कोल टू रोटेट दिस आर्मेचर इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स होते हैं, जिसमें जनरेटर जो वहाँ पे जो बॉयलर्स या हीटर्स यूज किए जाते हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं इस आर्मेचर को मूव करने के लिए,
ठीक है ना। आमतौर पर इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी हमारी रहती है एसी की वो 50 हर्ट्ज रहती है, यूएसए में 60 हर्ट्ज रहती है। तो जनरेटर्स ऐसे ही कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर एक और चीज़ आपने याद रखना है, जो कमर्शियल जनरेटर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटस को रोटेट किया जाता है, कॉइल को स्टेशनरी रखा जाता है, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग। आपने पढ़ा है, चाहे आप कॉइल को मूव करो चाहे आप कॉइल को मूव करो या चाहे आप इस मैग्नेट को मूव करो, सेम दिस इफेक्ट विल टेक प्लेस, ठीक है ना।